नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं योगेश जांगेड़। पिछली क्लास में हिंदी शब्द के बारे में चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और आगे के बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। विद्वान साथियों, कुछ आपके कमेंट्स देखने को मिले, उसमें था कि गुरुजी आप जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसी प्रकार ऑनलाइन में भी पढ़ाएं। तो उन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज के बिंदु के ऊपर हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। और आज जो हिंदी शब्द है, जो अपन ने पिछली क्लास में जो कुछ पढ़ा, एक बार उसका रिवीजन करते हुए आज के बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। तो विद्वान साथियों, हिंदी क्या है? सबसे पहले हिंदी क्या है? तो कई विद्वान साथियों के मन में नए नए विचार आते हैं कि गुरुजी हिंदी ये है, हिंदी वो है। तो विद्वान साथियों, हिंदी एक क्या है? भाषा। हिंदी क्या है? एक भाषा। और हिंदी शब्द है, ये हिंदी भाषा का नहीं है। जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा कि हिंदी शब्द है जो कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी। हिंदी शब्द है फारसी, या मैं कहूँ पारसी, या कई विद्वान साथी ईरानी भी मानते हैं। तो विद्वान साथियों, आपको ये सब बिंदु ध्यान में रखने हैं। हिंदी शब्द की जो विकास क्रम या इतिहास के बारे में बात करें तो हिंदी शब्द सभी भाषाओं की जननी थी या मूल भाषा थी संस्कृत। और संस्कृत प्राचीन काल में दो रूपों में प्रचलित थी, एक तो वैदिक संस्कृत और एक थी लौकिक संस्कृत। यानी जिस भाषा में वेद पुराण उपनिषदों की रचना हुई वो भाषा कहलाई वैदिक संस्कृत। और जो आम बोलचाल की भाषा थी, या मैं कहूँ उस समय में सरल भाषा थी, वो थी लौकिक संस्कृत। विद्वान साथियों, जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया और लौकिक भाषा में परिवर्तन होता गया और लौकिक भाषा से एक नई भाषा का विकास हुआ, वो थी पाली भाषा, जो सर्वाधिक प्रभाव डालने वाली थी बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म पर प्रभाव डालने वाली भाषा थी पाली। और पाली भाषा के बाद जो भाषा उभर कर आई वो थी प्राकृत। प्राकृत भाषा विद्वान साथियों प्रभाव डालने वाली थी जैन धर्म पर, या मैं कहूँ जैन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ होंगे वो होंगे कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। विद्वान साथियों, जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ और भाषा का विकास हुआ, उस भाषा का नाम था अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश का ही एक प्रकार माना जाता है सौर सैनी अपभ्रंश। यानी सौर सैनी अपभ्रंश से ही अपनी हिंदी भाषा का विकास हुआ। इस प्रकार विद्वान साथियों, हिंदी का जो विकास क्रम है वो अपने सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है कि जैसे भारत में उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रांत आए या ईरानी लोग आए, ये लोग सिंधु नदी के आसपास आए तो ये सै का उच्चारण है करते थे, सै का उच्चारण है करते थे और द का द करते थे। तो इन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और विद्वानों ने एक कल्पना की कि जो हिंदुओं के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो कहलाई हिंदी भाषा। कुछ विद्वानों का मत था कि जो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था ये सिंध प्रांत कहलाता था और सिंध को ईरानी लोगों ने या विदेशी आक्रांताओं ने हिंद कहा। और हिंद शब्द में फारसी भाषा का ई प्रत्यय जोड़ने पर और नाम उभर कर आया हिंदी। तो हिंदी का इस प्रकार से विद्वान साथियों विकास क्रम माना जाता है। कई बार प्रश्न आ जाता कि हिंदी शब्द सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है या किस ग्रंथ में मिलता है? तो विद्वान साथियों, हिंदी शब्द सर्वप्रथम सरफुद्दीन जी का एक ग्रंथ है और उसका नाम है जफरनामा। तो विद्वान साथियों, हिंदी शब्द सबसे पहले देखने को मिलता है जफरनामा नामक ग्रंथ में, जिसके रचयिता हैं सरफुद्दीन जी। तो ये तो थी बातें हिंदी शब्द के बारे में। आज की क्लास में जो चर्चा करेंगे वो होगा भाषा शब्द। तो विद्वान साथियों, सर्वप्रथम चर्चा करते हैं भाषा शब्द के बारे में। भाषा
तो भाषा क्या है और भाषा शब्द का जो निर्माण हुआ या भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई। तो सर्वप्रथम विद्वान साथियों, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है और भाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो विद्वान साथियों विचार, प्रकट करना होता है। भाषा का शाब्दिक अर्थ विचार प्रकट करना होता है। विद्वान साथियों ये विचार क्या होता है? ये विचार क्या होता है? तो ये मनुष्य के मन की, ये विचार मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक, मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती है। विद्वान साथियों ये विचार शब्द यानी भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई और इसका शाब्दिक अर्थ विचार प्रकट करना होता है। ये विचार क्या होता है? तो विचार मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती है जिसमें आवाज़ नहीं होती। जैसे अपने मन में कई विचार आते हैं तो अपने आस पड़ोस में सुनाई नहीं देते कि इसके मन में क्या चल रहा है, कहते हैं ना। तो इसी प्रकार विचार मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई है। ए का मतलब लेंगे यहाँ नहीं और ध्वनि का होगा आवाज और आत्मक का होता है रूप लिए हुए, यानी ध्वनि का रूप नहीं लिए हुए हो। यानी मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई को क्या कहेंगे? विचार कहते हैं। अब भाषा की परिभाषा की बात करें तो भाषा की परिभाषा क्या होगी? भाषा एक विचार विनिमय के माध्यम है। भाषा एक विचार विनिमय का क्या है? माध्यम है। या परिभाषा देखें इसकी तो एक व्यक्ति या विद्वान साथियों इधर व्यक्तियों का क्या हो सकता है? समूह है। यानी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है। इधर दूसरा व्यक्ति या व्यक्तियों का क्या हो सकता है? समूह है। यानी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे विद्वान साथियों भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। फिर से समझने की कोशिश करें। एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान का मतलब है कि एक व्यक्ति अपने विचार दूसरे तक पहुंचाएगा या वो दूसरा व्यक्ति तीसरे तक अपने विचार पहुंचाएगा। तो विचार पहुंचाने का जो माध्यम है उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब भाषा के प्रकार कितने होते हैं? या मैं कहूँ कि जो विचार आदान प्रदान का जो माध्यम होता है या भाषा का विचार जो आदान प्रदान करेंगे वो कितने तरीके से या कितने प्रकार से हो सकता है? तो भाषा के जो प्रकार होते हैं वो विद्वान साथियों 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 की बातें करें। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। विद्वान साथियों प्रश्न कहाँ से आएगा? तो भाषा की परिभाषा यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता। प्रश्न आएगा मौखिक भाषा हो या लिखित भाषा हो या सांकेतिक के उदाहरण देगा
और भाषा का प्रकार पूछेगा। भाषा की परिभाषा तो एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएगा और पहुंचाने का जो माध्यम होगा उसे भाषा कहेंगे। और भाषा के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। नंबर 1 की बात करें मौखिक भाषा। मौखिक भाषा की परिभाषा क्या होगी? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो विद्वान साथियों, मौखिक का मतलब होता है कि अपने विचारों को बोलकर प्रस्तुत करना, बोलकर प्रस्तुत करना। परिभाषा देखें तो डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का क्या हो सकता है? समूह भी हो सकता है। एक व्यक्ति भी हो सकता है और व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। एक व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करेगा, सामने वाला या दूसरा व्यक्ति उन्हीं विचारों को सुनकर ग्रहण करे, तो ये जो माध्यम होगा भाषा का, ये कहलाएगा कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। प्रश्न आएगा कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने विचारों को बोलकर प्रकट करे और दूसरा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उन विचारों को सुनकर ग्रहण करे, तो उसे कौन सी भाषा कहेंगे? तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आएगा कि उदाहरण देगा और भाषा का नाम पूछेगा। जैसे मौखिक भाषा के उदाहरण देखें, रेडियो से समाचार सुनना। प्रश्न आ गया कि रेडियो से समाचार सुनना कौन सी भाषा का उदाहरण है? ऑप्शन ए मौखिक भाषा, ऑप्शन बी लिखित भाषा, ऑप्शन सी सांकेतिक भाषा, या ऑप्शन डी में होगा उपयुक्त सभी। तो विद्वान साथियों, रेडियो से समाचार सुनना कौन सी भाषा का? मौखिक भाषा का उदाहरण। उदाहरण नंबर 2 टेलीफोन, टेलीफोन पर बातें करना, या मोबाइल भी हो सकता है। टेलीफोन पर बातें करना कौन सी भाषा का उदाहरण होगा? मौखिक भाषा का। नंबर 3 प्रत्यक्ष साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, यानी आरपीएससी यूपीएससी परीक्षाओं के जो साक्षात्कार होते हैं वो कौन सी भाषा के उदाहरण होंगे? मौखिक भाषा के। इसमें एक व्यक्ति जो इंटरव्यू देने जाता है वो इंटरव्यू लेने वाले के सामने प्रत्यक्ष रूप से बैठता है। उसके बाद जो एग्जामिनर होता है वो प्रश्न पूछेगा बोलकर, और सामने वाला जो विद्यार्थी होगा वो उनको सुनेगा और उसके विचारों को ग्रहण करेगा, फिर अपने विचार वो बोलकर प्रस्तुत करेगा। तो बोलकर एक व्यक्ति विचार बोलकर प्रकट करे, सामने वाला उनको सुनकर ग्रहण करे, तो वो हो जाएगी भाषा मौखिक भाषा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मानो कि जैसे नेताजी के भाषण, नेताजी के भाषण कौन सी भाषा के उदाहरण हैं? तो विद्वान साथियों, मौखिक भाषा के। एक नेताजी होते हैं, वो अपने भाषण देता है तो अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है। सामने बैठे प्रतिनिधि या गण होते हैं वो उन विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं। तो ये जो माध्यम होगा भाषा का, मौखिक भाषा कहलाएगा। नंबर 2 पर बात करें, लिखित भाषा। लिखित भाषा की परिभाषा होगी एक व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करे या लिखकर प्रकट करे। एक व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करे और सामने वाला व्यक्ति उन्हें ग्रहण कैसे करेगा? पढ़कर ग्रहण करे। तो ये जो भाषा का माध्यम होगा आदान प्रदान का, ये कहलाएगा विद्वान साथियों लिखित भाषा। कौन सी भाषा?
लिखित भाषा। फिर से समझने की कोशिश करें। एक व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करे, सामने वाला या दूसरा व्यक्ति उन्हें पढ़कर ग्रहण करे, तो वो भाषा का माध्यम होगा लिखित भाषा का। उदाहरण से समझें, परीक्षाओं में उदाहरण आएंगे, जैसे समाचार पत्र। समाचार पत्र कौन सी भाषा का उदाहरण है? तो विद्वान साथियों, लिखित भाषा। नंबर 2, पाठ्य पुस्तकें या शादी के कार्ड। नंबर 4, पत्रिकाएं। तो विद्वान साथियों, लिखित भाषा के उदाहरण में देखें, समाचार पत्र है, पाठ्य पुस्तकें हैं, शादी के कार्ड, पत्र पत्रिकाएं। इनमें अपने विचार प्रकट कैसे होते हैं कि लिख कर देते हैं, और सामने वाला उनको विचारों को ग्रहण करेगा कैसे? पढ़कर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है वो है जैसे यातायात के लिखित नियम। यातायात या ट्रैफिक पुलिस के जो लिखित नियम होते हैं वो सब लिखित भाषा के उदाहरण होंगे। जैसे परीक्षाओं में अकस्मात पूछ लिया जाता है, यहां समझने की कोशिश करें। परीक्षा में प्रश्न होगा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है आगे खतरनाक घुमाव है, कृपया धीरे चलें। ऐसे लिखा हुआ आपने अकस्मात देखा होगा रोड पे, आगे खतरनाक घुमाव है, तो व्यक्ति या जो पुलिस ट्रैफिक वाले के जो यातायात नियम थे, या एक व्यक्ति ने अपने विचार लिखकर प्रस्तुत कर दिए। कैसे प्रकट किए? लिखकर प्रकट किए। सामने वाला जो ड्राइवर या गाड़ी चलाने वाला, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे 4 व्हीलर हो, इन विचारों को ग्रहण कैसे करेगा? पढ़कर ग्रहण करेगा। तो लिखकर प्रस्तुत हो, विचार पढ़कर ग्रहण हो, तो वो भाषा कहलाती है लिखित भाषा। लिखित भाषा। नंबर 3 की बात करें, सांकेतिक भाषा। तो विद्वान साथियों, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा एक व्यक्ति, समझने की कोशिश करें, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का क्या हो सकता है? समूह है। एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक जो अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा, वो इन संकेतों के माध्यम से करेगा। किनके माध्यम से करेगा? संकेतों के माध्यम से करेगा। और इन संकेतों के माध्यम से आदान प्रदान होगा विचारों का, तो वो भाषा कहलाएगी सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा कहलाएगी? सांकेतिक भाषा कहलाएगी। जैसे उदाहरण से समझने की कोशिश करें, तो सांकेतिक भाषा का सबसे अच्छा उदाहरण है ट्रैफिक पुलिस के इशारे। विद्वान साथियों, राजस्थान पुलिस एसआई में पूछा गया प्रश्न है कि ट्रैफिक पुलिस के इशारे कौन सी भाषा के उदाहरण हैं? ऑप्शन आपको ये तीनों देखने को मिलेंगे, और ऑप्शन डी में होगा उपयुक्त सभी। तो विद्वान साथियों, ट्रैफिक पुलिस के जो इशारे होंगे वो कौन सी भाषा के? सांकेतिक भाषा के। ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे ट्रैफिक वाला होता है, ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, चौराहे पे खड़ा रहता है, तो विद्वान साथियों इधर की गाड़ियों को रोकेगा तो वो बोलता नहीं, केवल इशारा ही देगा, ऐसे देगा। और इधर वाली गाड़ियों को चलने के लिए कहेगा तो केवल इशारा ही देगा, संकेत से ही समझाएगा। और पुलिस वाले का जो संकेत ऐसे होगा, और सामने वाला जो संकेत देखेगा तो उन संकेतों को देखकर उसके विचार ग्रहण कर लेता है और वो आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखें, एम्पायर के इशारे। जो क्रिकेट में एम्पायर होता है
तो वो भी बोलता नहीं है, अपनी जो भी बातें होंगी वो केवल संकेत के माध्यम से ही प्रस्तुत करता है। जैसे अब मानो कोई बैट्समैन आउट हो गया तो एम्पायर केवल अपनी एक अंगुली ऊपर करेगा या उठाएगा और बैट्समैन समझ जाएगा कि आउट हो चुका, या जो भी सामने दर्शक बैठे हैं वो समझेंगे कि बैट्समैन क्या हो गया, आउट हो गया। अगर अकस्मात मानो दोनों उंगलियां ऊपर कर दें तो आप भी समझ जाएंगे कि इसका इशारा होगा 6 रन का होगा। या एम्पायर ने मानो एक हाथ घुमाया और ऊपर हाथ घुमा दे, एक हाथ सीधा करेगा और घुमाएगा तो इशारा होगा कौन सी भाषा का, सांकेतिक भाषा का। और इशारा कौन सा, फ्री हिट का। कौन सी हिट का, फ्री हिट का। तो ये एम्पायर के जो इशारे भी होंगे वो भी कौन सी भाषा के उदाहरण है, सांकेतिक। वेरी मोस्ट करना प्रिय विद्यार्थियों, ट्रैफिक पुलिस का राजस्थान पुलिस एसआई में पूछा गया था, हो सकता है इस बार एम्पायर का पूछ लिया जाए, यानी एम्पायर के जो इशारे होंगे कौन सी भाषा में कर देंगे, सांकेतिक में। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखना, शारीरिक जो भाव भंगिमाएं होती हैं, शारीरिक जो भाव भंगिमाएं होती है वो भी कौन सी भाषा के उदाहरण होंगे, सांकेतिक। जैसे अपनी क्षेत्रीय भाषा में बातें करें या क्षेत्रीय उदाहरण समझने तो विद्वान साथियों, जैसे शारीरिक भाव भंगिमाएं छोटी क्लासों में भी या अभी भी देखें तो अगर किसी को प्यास लगेगी तो केवल वो इशारा ही देगा कि मैं पानी पीऊं। फोन आएगा तो 1 मिनट फोन का इशारा ही देगा और उन्हीं संकेतों से सामने वाला भी समझ जाता है कि इसका क्या बज रहा है, फोन बज रहा है, ये बाहर जाएगा। इसी प्रकार घर में प्राचीन समय की या अपनी जो ग्रामीण रीति रिवाजों की बात करें तो एक ससुर जी जब घर पर आते हैं तो उसकी पुत्र वधू झाड़ू निकालती रहती है ना, तो ससुर जी केवल गेट से ही कह देंगे तो पुत्र वधू उसी संकेत को समझ जाएगी कि मेरे कौन आ गए, ससुर जी आ गए, और उसी संकेत को वो क्या कर लेगी, ग्रहण, यानी वो कौन सी भाषा में समझाए ससुर जी, संकेत से, सांकेतिक में, और उसी संकेत को पुत्र वधू ने ग्रहण कर लिया और वो अपनी पोजीशन ले लेती है। इसी प्रकार एक बिहारी जी का बहुत ही अच्छा सुंदर दोहा प्रस्तुत है कि बिहारी जी कहते हैं कि एक नायक और नायिका, यानी देसी भाषा में कहें एक छोरा और एक छोरी आमने सामने बैठे रहते हैं और मानो उनके माता पिता पास में हो तो वो आंखों ही आंखों में इशारे कर लेते हैं। जैसे करत रिजत, वो कहते हैं ना दुआ में, आंखों ही आंखों में इशारे, कहत नटत रिजत खिजत करत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। यानी एक नायक और नायिका जब एक भरे भवन में बैठे रहते हैं और उनके माता पिता भी उनके पास में हो तो वो आंखों ही आंखों में इशारों में अपनी बातें कर लेते हैं। तो कहत नटत रिजत खिजत करत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो ये उदाहरण भी अगर अकस्मात परीक्षा में पूछ लिया जाए तो बताइए निम्नलिखित दोहा कौन सी भाषा का उदाहरण है, तो ये होगा सांकेतिक भाषा का। और विद्वान साथियों, आप पहले से ही समझदार हैं, संकेत जानते ही हैं, समझते हैं ना मेरी बातें। जैसे कहीं भी आप शादी ब्याह में जाएंगे, आमने सामने कोई दिखेगा तो तत्काल ही फोन का संकेत देंगे कि नहीं देंगे, देते हैं। आप समझदार हैं। तो ये सब उदाहरण हो जाएंगे कौन सी भाषा के, सांकेतिक भाषा के। कौन सी भाषा के होंगे, सांकेतिक भाषा के। विद्वान साथियों, तीनों भाषाएं पढ़ी, प्रश्न उभर कर आ रहा है, यानी प्रश्न नया बन रहा है और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न देखो कि सबसे सरल भाषा है, तीनों में से मौखिक लिखित सांकेतिक ऑप्शन में होंगे, सबसे सरल भाषा है तो कौन सी होगी, मौखिक भाषा। सबसे सरल भाषा है तो सबसे सरल भाषा कौन सी, मौखिक भाषा। नंबर 2, सबसे कठिन भाषा। तो बताओ विद्वान साथियों,
कठिन भाषा, जल्दी से जल्दी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और बताएं सबसे कठिन भाषा कौन सी होगी, लिखित या सांकेतिक। मौखिक तो सबसे सरल हो गई, सबसे कठिन होगी लिखित या सांकेतिक। तो विद्वान साथियों, सबसे कठिन भाषा होगी सांकेतिक भाषा, सबसे कठिन भाषा होगी सांकेतिक भाषा। क्यों होगी? क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते, संकेत निश्चित नहीं होते, तो इसलिए सबसे कठिन भाषा होगी सांकेतिक, सबसे सरल भाषा होगी मौखिक। तो बताइए, आपके मन में विचार आ रहा होगा, गुरुजी सरल हो गई मौखिक, सबसे कठिन हो गई सांकेतिक, तो लिखित को क्या कहेंगे? तो विद्वान साथियों, आपका प्रश्न स्वाभाविक है, लिखित को कहेंगे मध्यम वर्ग की भाषा, मध्यम वर्ग की। नहीं तो कठिन है और नहीं सरल है, मध्यम वर्ग की भाषा होगी। कौन सी भाषा? लिखित भाषा होगी। कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा। तो एक बार फिर से भाषा बिंदु पे आते हैं। भाषा शब्द, प्रश्न है भाषा शब्द संस्कृत की कौन सी धातु से बना है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी क्री धातु, ऑप्शन नंबर सी भास धातु और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? भास धातु। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई, जो संस्कृत की धातु चलती है कौन सी भाषा में? संस्कृत में। इन्हीं धातुओं को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और संस्कृत में भाषा धातु चलती है जो बचपन में पढ़ते थे, पठती, पठत, पठंती, पठ, ये सब क्या थी? धातु ये थी। ये क्रिया टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिया बिंदु पढ़ेंगे, तब आपको बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। विद्वान साथियों, आज की क्लास संपूर्ण या कंप्लीट, संपूर्ण होने से पहले एक बार आप फिर से बिंदु का अध्ययन करें, नोट्स बनाते चले साथ साथ। कोई भी बिंदु अगर इसमें समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। चलो मौज